हेलो स्टूडेंट्स, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कौटिल्य आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं जनरल अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक को कवर करते हुए अब तक हमने टोटल 10 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। और इन 10 ही क्लासों में अभी तक हमने कैपिटल मार्केट के बारे में पढ़ा, मनी मार्केट के बारे में पढ़ा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हम अब तक पढ़ चुके हैं, राइट, है ना। तो कैपिटल मार्केट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, राइट। लास्ट क्लास में हमने कैपिटल मार्केट पढ़ा था, और इस कैपिटल मार्केट में हमने अब तक कितना पढ़ा था। तो देखो, कैपिटल मार्केट में हमने पढ़ा था अब तक शेयर्स पढ़ लिए थे। शेयर्स क्या होते हैं, राइट। शेयर्स के टाइप क्या, शेयर होल्डर्स के टाइप क्या होते हैं, दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं। लास्ट क्लास में देखा था, एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है ना। ये किस तरीके से काम करते हैं, कंपनी के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, ये भी हमने देखा था। नेक्स्ट हमने देखा था आईपीओ क्या होता है, राइट। आईपीओ मतलब जब कोई अनलिस्टेड कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर जो है वो जारी करती है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वही मैं बात करूं ऑफ एफपीओ, तो जब कोई लिस्टेड कंपनी मार्केट में अपने शेयर जारी करती है तो वो कहलाता है एफपीओ, ठीक है। ये हमने क्या देखा था, आईपीओ और एफपीओ, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था क्या, आईपीओ एफपीओ के बाद राइट इशू। राइट इशू क्या था, राइट इशू ये था कि राइट इशू मतलब जब कोई अपनी कंपनी अपने किसी अदर किसी और को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहती, बट उसे पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपने ही शेयर होल्डर्स के लिए शेयर जारी करती है, छूट पर, डिस्काउंट पर शेयर जारी करती है, और इस चीज़ को हम कहते हैं क्या, राइट इशू, है ना। राइट इशू के बाद हमने पढ़ा था, तीन चीज़ें पढ़ ली थी राइट इशू तक। फिर हमने पढ़ा था एएसबीए। एएसबीए क्या था, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, राइट। ये क्या था, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए जो बढ़ाने का एक टूल था, जिसमें शेयर होल्डर्स क्या करते हैं कि अपने एप्लीकेशन शेयर अलॉट करने के एएसबीए को देते हैं, और एएसबीए क्या करता है, आगे जाके शेयर अलॉट होने के बाद उनको पेमेंट करता है, जो ऊपर की कंपनी है जिसने काम किया है, राइट, जिसने शेयर जारी करने की बात कर रही है ना। एक हमने देखा था डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट किसी भी शेयर होल्डर के लिए ज़रूरी होता है, राइट। डीमैट अकाउंट होता क्या है, तो शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपके पास जितने भी शेयर हैं उन शेयर की सारी डिटेल्स आपके डीमैट अकाउंट में आपको मिल जाएंगी, राइट, है ना। कोई भी भाई, कब तक आप लोग एक डॉक्यूमेंट को इतने सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, हार्ड कॉपी को कब तक संजो कर रखोगे, इसलिए उसको डिजिटलाइज कर दिया गया, ठीक है। उससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ गई, है ना। तो कुछ चीज़ें ये हो गई, है ना। अब हमारा क्या था कि कल हमें पढ़ना था इक्विटी में ही, हमें पढ़ना था, किस में पढ़ना था, इक्विटी में ही हमें पढ़ना था क्या, देखो इक्विटी में हमारे पास कुछ चीज़ें थी जो हमने पढ़ी थी। अब इक्विटी में ही हमें एक चीज़ और पढ़नी थी, जिसको हम बोल रहे थे वेंचर कैपिटल। क्या बोल रहे थे, वेंचर कैपिटल, ठीक है। और एक चीज़ थी जिसको हम बोल रहे थे एंजल फंड। क्या बोल रहे थे, एंजल्स फंड। तो ये दोनों चीज़ें हैं क्या, तो देखो बेसिकली क्या होता है, आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, राम को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, और उस कंपनी का नाम है एबीसी, ठीक है। राम को एबीसी, सॉरी इस बार XYZ ले लो, कोई नई कंपनी ले लो XYZ, ठीक है। इस कंपनी को उसको इस्टेब्लिश करना है, और उसके पास आइडिया है। क्या है, राम के पास आइडिया है, क्या है, आइडिया। बट प्रॉब्लम ये है कि उसके पास फंड नहीं है। आइडिया है बट क्या नहीं है, फंड नहीं है। ऐसी सिचुएशन में राम क्या करेगा, तो दो लोग मिलेंगे उसको, ठीक है। उसको मान के चलो एक इन्वेस्टर चाहिए। आप कह सकते हैं कि कंपनी में हमें किसकी ज़रूरत है, इन्वेस्टर की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है, इन्वेस्टर की ज़रूरत है, जिसके साथ हम पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या हमको क्या चाहिए, पार्टनर चाहिए, वो भी ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, राम को चाहिए कितने, 1000 करोड़ रुपीस, ठीक है। अब इस सिचुएशन में राम क्या करेगा कि भाई उसको ज़रूरत है, राम को पैसे की ज़रूरत है। उसने कहा भाई, जगह जगह गया कि मेरा ये आइडिया है, आप मेरे में इन्वेस्ट करो। तो जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, राइट, जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा उसके पास क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट करेगा, या तो वो एक काम करेगा कि चलो मैं तुमको इन्वेस्टमेंट देता हूँ, लेकिन मैं कुछ काम नहीं करूँगा, मतलब उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया। क्या दिया, राम को दो टाइप के इन्वेस्टर्स मिलेंगे,
ठीक है, राम को दो टाइप के इन्वेस्टर्स मिले। एक इन्वेस्टर ने ये कहा कि भाई मैं किसी भी तरीके से कंपनी में कोई भी काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमको पैसा दे रहा हूँ, तुम्हारा प्रॉफिट होगा, तुम मुझे प्रॉफिट का हिस्सा दो, मैं चला जाऊँगा। ठीक है, और एक इन्वेस्टर होगा जो कहेगा कि भाई मैं तुम्हारा पार्टनर की तरह काम करूँगा, एडवर्टाइजमेंट मैं ही देखूँगा, मतलब कुछ कंपनी के कुछ राइट्स मेरे पास होना चाहिए। ठीक है, मार्केटिंग मैं ही देखूंगा, मतलब जो भी कहना चाहिए पैसे से रिलेटेड काम है वो सारे मैं देखूंगा क्योंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और भी जो चीज़ें हैं वो सारी कौन करेगा? एक इन्वेस्टर ने कहा कि मैं करूँगा, और एक ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ तुमको पैसे दूंगा और सिर्फ तुमको पैसे दूंगा और इसी पैसे से जो प्रॉफिट होगा वो लेकर अपना चला जाऊंगा। इसने कहा कि भाई मैं चाहूँ तो रुक भी सकता हूँ और मैं चाहूँ तो चला भी जाऊंगा। ठीक है, दो चीज़ें हैं। अब अगर इन्वेस्टर ऐसा हो जो कुछ ना कर रहा हो तो ये कैसा है? इनएक्टिव पार्टनर है। कैसा है? इनएक्टिव पार्टनर है। क्या बोलोगे आप इसको? इनएक्टिव पार्टनर। और जो कुछ कर रहा है आपकी कंपनी में वो कहलाएगा एक्टिव पार्टनर। ठीक है, तो दो टाइप के लोग आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये दोनों ही आपको क्या देंगे? इन्वेस्टमेंट देंगे। इन्वेस्टमेंट देंगे मतलब कैपिटल देंगे आपकी कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए, राइट। तो राम को XYZ कंपनी को एस्टेब्लिश करने के लिए एक इन्वेस्टर मिला जो कि एक इनएक्टिव इन्वेस्टर था और एक इन्वेस्टर मिला जो कि एक्टिव इन्वेस्टर था। ठीक है, मतलब इनएक्टिव इन्वेस्टर जो भी पैसे देगा, क्या? इनएक्टिव इन्वेस्टर जो भी पैसे देगा वो कहलाएगा एंजल्स फंड। क्या कहलाएगा? एंजल्स फंड कहलाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है? बस मतलब कि अगर आपकी कंपनी में इनएक्टिव पार्टनर है, इनएक्टिव इन्वेस्टर है, आपकी कंपनी में कोई इनएक्टिव पार्टनर है, तो उसके द्वारा दिया गया जो फंड है वो आ जाएगा आपका एंजल फंड में। और वहीं अगर मैं बात करूं कि आपकी कंपनी में जो पार्टनर है वो एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर है का मतलब कि भाई एडवर्टाइजमेंट देख रहा है, मार्केटिंग देख रहा है और दो चार काम कंपनी के ऐसे हैं जिसमें वो आपकी हेल्प कर रहा है या इंटरफेरेंस कर रहा है, तो ऐसा पार्टनर आपका जो फंड रेज करेगा वो फंड कहलाएगा वेंचर कैपिटल। क्या कहलाएगा? वेंचर कैपिटल। मतलब वेंचर कैपिटल के आगे आप लिखोगे एक्टिव पार्टनर, ठीक है, और इसके आगे आप लिखोगे इनएक्टिव पार्टनर। क्या लिखोगे? बस ये एक ही हिंट ठीक है आपके लिए, इससे ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। क्या? एक्टिव पार्टनर और इनएक्टिव पार्टनर किस तरीके से वर्क करेंगे ये हमने देखे फंड से, कि फंड में क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे होने वाला है, क्या सिचुएशन होगी अगर हमको पैसा चाहिए होगा। अब राम को तो पैसा मिल गया, अब वो इससे मिला हो या इससे मिला हो, उसको सिर्फ पैसा चाहिए था जो उसको मिल गया, अब बाकी के काम वो देख लेगा। ठीक है, या फिर अगर इन्वेस्टर ऐसा मिला है तो भी ठीक है। तो राम को जो फंड है वो इस टाइप से मिला है ना, तो ये एक हो गया वेंचर कैपिटल और एक हो गया एंजल्स फंड। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब बात आती है हमारे पास, एक होता है IDR। ठीक है, हमने जो कल देखा, हमने कल क्या देखा था? हमने कल देखा था शेयर्स क्या होते हैं, शेयर के टाइप क्या होते हैं, IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, राइट इशू क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने देखी थी। ASBA क्या होता है ये भी हमने देखा था, और एक हमने देखा था कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ा था। अभी हमने देखा क्या कि वेंचर कैपिटल और एंजल्स फंड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये होते क्या है। अब वेंचर कैपिटल और कहना चाहिए एंजल्स फंड, इनको पढ़ने के बाद हमारे पास आता है IDR, GDR और ADR। क्या? IDR, GDR और ADR। अब ये बेसिकली होता क्या है IDR, GDR और ADR? तो देखो, ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती हैं। क्या होती हैं? डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती हैं। बेसिकली इनका आपको सिर्फ फुल फॉर्म पूछा जाता है, बट हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या। इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, अब ये बेसिकली होती क्या है? तो देखो, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है मतलब इंडिया की बात हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में सबसे बड़े में मान लो रिलायंस कंपनी है। क्या है? रिलायंस कंपनी। ठीक है, अब रिलायंस कंपनी को किसकी ज़रूरत है? फंड की ज़रूरत है। क्या चाहिए उसे? पैसा चाहिए। इन्वेस्ट उसकी कंपनी में पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पैसा जो है वो रुपए में नहीं चाहिए,
डॉलर में चाहिए। किस में चाहिए? डॉलर में चाहिए। रिलायंस कंपनी के जो हेड हैं अंबानी जी, उनको क्या पैसा चाहिए भाई? उनको पैसा चाहिए मार्केट से, ठीक है, लेकिन रुपीस में नहीं बल्कि डॉलर में चाहिए। रुपीस में नहीं चाहिए, डॉलर में चाहिए। तो वो इस सिचुएशन में क्या करेगा? अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली किसके पास जाते हैं भाई? ये कमर्शियल बैंक या मर्चेंट बैंक के पास जाते हैं। किसके पास? कमर्शियल या मर्चेंट यानी कि व्यापारिक बैंकों के पास जाएंगे और व्यापारिक बैंकों से पैसा लेंगे। इतना तो समझ में आता है सभी को, राइट? अब इनको पैसा चाहिए तो ये जाएंगे किसके पास? कमर्शियल बैंक या फिर मर्चेंट बैंक के पास, किसी के भी पास जा सकते हैं। अब उन्होंने सोचा चलो यूनियन बैंक के पास चलो। किसके पास? यूनियन बैंक के पास, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई मुझे 400 करोड़ का फंड चाहिए। कितने करोड़ का चाहिए? 400 करोड़ का फंड चाहिए, और जो है वो डॉलर में चाहिए, रुपीस में नहीं चाहिए, ठीक है। इन्होंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं, इंतजाम करते हैं कहाँ क्या हो सकता है, ठीक है। वहीं एक फॉरेन इन्वेस्टर है। कौन है? फॉरेन कंपनी है जिसको, जो अपने लिए देख रहा है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर दूं, क्या कि मैं कहाँ इन्वेस्ट कर दूं। तो इन्होंने अपने एजेंट के पास गए। ये सब एजेंट का काम ही तो करते हैं सारे जो बैंक हैं। तो इसने अपने एजेंट से बात करी, इसने अपने एजेंट से बात करी, मान के चलो सिटी बैंक से बात करी। सिटी बैंक जो है वो, ठीक है, उससे बात करी, फॉरेन बैंक है ना, इससे बात करी। तो अब सिटी बैंक से किसने बात करी? कोई फॉरेन कंपनी है, कोई बाहर की कंपनी है। उसने बोला कि भाई मुझे इतने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और चूंकि डॉलर में है, ठीक है, अब इतने पैसे मुझे इन्वेस्ट करने हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉरेन कंपनी होगी, कोई और इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसके पास डॉलर में, इंडियन इन्वेस्टर भी हो सकता है जिसके पास डॉलर हो, ठीक है, उसको डॉलर में चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा पैसा है 400 करोड़ का, तो भाई इसको डिवाइड इंटू कर दो 83 से, अगर इतना है तो वो इतने को कन्वर्ट करके इनको दे देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ कि भाई कोई फॉरेन कंपनी है, वो आई, उसने अपने एजेंट से कहा भाई सिटी बैंक जाओ और जाकर ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढो जिसको पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब बैंक टू बैंक तो रिलेशन होता ही है, राइट? बैंक टू बैंक रिलेशन होता ही है, और बेसिकली क्या है, मार्केट में इन सब चीज़ों के लिए भी काम चलता है। तो इस बैंक ने एक इशू किया, इस बैंक ने भी भाई मार्केट में खबर फैला दी कि पैसा चाहिए, ठीक है। अब यहाँ नीड थी और यहाँ देना था पैसा, तो इन्होंने कहा चलो ठीक है हम देते हैं। इन्होंने क्या दे दिया? पैसा। किस में दिया? किस में दिया? डॉलर में दिया। किस में दिया? डॉलर में, ठीक है। इन्होंने इनको पैसा दिया अंबानी जी को डॉलर में, तो इन्होंने ऐसे ही तो पैसा नहीं दे देंगे ना भाई। कोई भी चीज़ हो रही है मार्केट में, कोई भी चीज़ आ रही, तो ऐसे तो नहीं दे देंगे आपको पैसा कि बस दे दिया, नहीं। इन्होंने कहा वापस दोगे कि नहीं दोगे? तो इन्होंने कहा देंगे ना। तो इन्होंने कहा क्या गारंटी कि वापस दोगे? तो इन्होंने कहा चलो आपके लिए हम एक प्रॉमिस करते हैं आपसे। तो उन्होंने कहा भाई आजकल तो वादे तोड़ने का ज़माना है, कभी भी वादे टूट जाते हैं किसी। तो उन्होंने कहा भाई लिख के दो। उन्होंने कहा ठीक है चलो तुम्हारे लिए लिख के भी दे देते हैं, है ना, ओके। इन्होंने लिख के दे दिया भाई इतनी इतनी तारीख को इतने डॉलर रुपए, इतने डॉलर मैं इस कंपनी को दे दूंगा, ठीक है। और इस कंपनी को ये नोट थमा दिया, है ना, और ये ले लिया। तो ये जो नोट कहलाया, ये जो रिसिप्ट कहलाई, ये कहलाई IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि कोई भारतीय जारी कर रहा है, डिपॉजिटरी है मतलब कि पैसा वापस देगा, और रिसिप्ट है एक तरीके की रिसिप्ट है। तो ये जो चीज़ कहलाएगी ये कहलाएगी IDR। क्या कहलाएगी? IDR। यानी कि जब किसी बैंक को, सॉरी, जब किसी कंपनी को किसी अदर करेंसी में पैसे की नीड होती है, क्या अपनी करेंसी के अलावा किसी फॉरेन करेंसी में पैसे की, फॉरेन करेंसी में नीड होती है मनी की, तो वो क्या करता है कि एक, और अगर वो किसी फॉरेनर से पैसे लेता है तो वो उसके लिए जो रिसिप्ट जारी, उसके लिए जो प्रॉमिसरी नोट जारी करता है कि भाई मैं पैसे इस टाइम पर लौटा दूंगा, तो वो कहलाएगा IDR। क्या कहलाएगा? IDR। क्या कहलाएगा? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या कहलाएगी? इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसी प्रकार से अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आता है ADR की बात। किसकी बात आती है? ADR। ADR है हमारे यहाँ चलता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या बोलोगे इसको? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। अब वहां पे इंडिया की बात हो रही थी, यहाँ पे कोई अमेरिकन कंपनी है, क्या यहाँ पर कोई अमेरिकन कंपनी है जिसके साथ इंडियन कंपनी का लेन देन हो रहा है?
है ना। यहाँ पर कोई, अब देखो ये विशेषकर कोई अमेरिकन कंपनी है, वहाँ पर कोई भी कंपनी, अब देखो फॉरेनर से मतलब क्या है, कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है। या हो भी सकता है कि भाई वहाँ पर कोई इंडियन कंपनी हो, ज़रूरी नहीं है कि कोई फॉरेन ही हो, ठीक है। डॉलर में दे रही है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई इंडियन कंपनी, भाई कोई इंडियन कंपनी के पास भी तो डॉलर में पैसा हो सकता है, कोई इंडियन इन्वेस्टर के पास भी तो डॉलर में करेंसी हो सकती है ना, इतना पैसा तो हो सकता है कि वो डॉलर में कन्वर्ट करवा के आपको पैसे दे दे, है ना। तो वहाँ इंडियन भी हो सकता है, बट यहाँ पर कोई अमेरिकन ही रहेगा। क्या लिखा है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट मतलब किसी कंपनी को ज़रूरत है, रिलायंस कंपनी ही मान लो कि भाई इसको कुछ पैसों की ज़रूरत है, अब इनको अगर पैसों की ज़रूरत है तो इनको भी दूसरी करेंसी में चाहिए पैसा, ठीक है। अब इनको दूसरी करेंसी में पैसा चाहिए तो ये वही अपने एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट से बात करते हैं, एजेंट बोलता है चलो ठीक है दिलाते हैं, और इन्होंने किसी से पैसा दिलाया और उन्होंने इनको नोट पकड़ा दिया, ठीक है। वो इनको मनी देंगे और ये उनको नोट दे देंगे, मतलब प्रॉमिसरी नोट दे देंगे, वो वाला नोट नहीं, वो नोट ये इनको देंगे, ठीक है, ओके, है ना। तो ये कोई अमेरिकन कंपनी रहेगी, कौन सी कंपनी रहेगी, अमेरिकन कंपनी। लाइक टेस्ला, राइट, टेस्ला भी हो सकती है, एलन मस्क ने इन्वेस्टमेंट कर दिया रिलायंस के साथ, हो भी सकता है कि एलन मस्क ने इन्वेस्टमेंट कर दिया रिलायंस में, उसको ज़रूरत है तो वो एक नोट जारी करेगा कि भाई मैं इस दिन में इतने पैसे तुमको दे दूंगा, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है दे देना, साइन हो गया, ये कहला गया एडीआर, क्योंकि ये कोई अमेरिकन कंपनी है। कौन सी कंपनी है, अमेरिकन। तो एडीआर कौन जारी करेगा, ये अमेरिकन कंपनी के लिए स्पेशली होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं जीडीआर की, जीडीआर में क्या होता है, ग्लोबली कोई भी कंट्री हो सकती है, क्या हो सकता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल मतलब यूएस को छोड़ के कोई दूसरा देश, कोई भी हो सकता है, कोई भी ओवरसीज कंट्री हो सकती है, ठीक है। यूएस को छोड़कर कोई अदर कंट्री अगर किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है या किसी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, तो अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो जो कंपनी जो है इनको एक नोट जारी करती है और इसको हम कहते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। क्या कहते हैं, ग्लोबली मतलब कि ग्लोबल मतलब कि वर्ल्ड में यूएस को छोड़कर कोई दूसरी कंपनी, क्योंकि यूएस वाले को तो हम अमेरिकन कह रहे हैं, राइट, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कह रहे हैं, तो अमेरिका से जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो हम दे रहे हैं उसको, तो उसको हम कहेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। नेक्स्ट है ग्लोबल डिपॉजिटरी, मतलब कि कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री हो सकती है, राइट, है ना, लाइक पेरिस, लाइक फ्रांस हो गया, लाइक स्पेन हो गया, लाइक जर्मनी हो गया, है ना। ऐसी कोई भी कंट्री जहाँ से पैसा आ रहा है हमारी कंपनी के पास और हमारी कंपनी उसको पैसा वापस कर रही है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या जारी कर रही है, एक प्रोमिसरी नोट निकाल रही है कि भाई हम तुमको इतना पैसा इस डेट में वापस दे देंगे, तो एक नोट टाइप का निकाला, एक रिसिप्ट टाइप की निकाली कि हम वापस कर देंगे, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है वापस कर देना। तो ग्लोबली अगर बात हो रही है तो ग्लोबल मतलब कि यूएस को छोड़कर कोई अदर कंट्री हो तो ये आ जाएगा जीडीआर में। किस में आ जाएगा, जीडीआर में आ जाएगा, ठीक है ना, है ना। और इंडियन मतलब वहाँ इंडियन की बात हो रही, कहीं भारत के भारत में हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, इंडियन। देखो जब ग्लोबल की बात होगी तो भारत के अलावा, सॉरी, तो यूएस के अलावा दुनिया की कोई भी देश होगा जो भारत में निवेश करेगा, भाई इनको वो देना है, वो उनको प्रोमिसरी नोट दे देंगे। इंडिया की बात होगी तो इंडिया की कोई कंपनी होगी जो डॉलर में निवेश कर देगी, या फिर हो भी सकता है कोई फॉरेन कंपनी हो, है ना, ऐसा नहीं है, फॉरेन कंपनी भी हो सकती, लेकिन यहाँ पर ना बेसिकली कोई फॉरेन कंपनी ही होगी, ठीक है, वही जारी करेगी जीडीआर को, है ना। तो ये हो गया जीडीआर, सॉरी जीडीआर को तो कोई इंडियन कंपनी जारी करेगी या फिर जीडीआर कोई फॉरेन कंपनी भी जारी कर सकती है, जब हम इसको दूसरे देश के पर्सपेक्टिव में देखते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाता है भाई, आईडीआर, जीडीआर और एडीआर, ठीक है। बेसिकली इनकी फंक्शनिंग नहीं पूछता है, इनका काम क्या होता है ये सब नहीं पूछा जाता, बस इनका फुल फॉर्म ही आपसे पूछा जाता है ज़्यादातर। क्या पूछेगा, फुल फॉर्म, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट आपको बताना है जीडीआर का, एडीआर का अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वहीं अगर मैं बात करूँ आईडीआर का तो इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। इतनी बात क्लियर है ना। अब आता है एफडीआई। अब क्या है हमारे पास, एफडीआई।
FDI और FII, तो देखो FDI और FII होता क्या है? FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर मैं बात करूं तो फॉरेन इंस्ट्रूमेंटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है क्या? ठीक है, अब दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? तो FII और FDI में फ़र्क ये है कि देखो, हमको पैसा चाहिए, हमारे यहाँ की किसी कंपनी को पैसा चाहिए, इन्वेस्ट कर रहे भाई, हमारी कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। अब इंडियन कंपनी को इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती, कहाँ से? विदेश से इन्वेस्टमेंट आती है, विदेश जो है वो पैसा लगाता है, विदेश से इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है। अब यहाँ दो तरीके हैं जिनसे हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। अब अगर कंपनी में विदेशी कंपनी ने 10% तक का इन्वेस्टमेंट किया है, कितने तक का? 10% तक का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो कहला जाएगा उसका FII। कितने तक का इन्वेस्टमेंट किया है? 10% तक के इन्वेस्टमेंट को हम कहेंगे क्या? FII। वहीं अगर मैं बात करूं 10% से ज़्यादा का, अबव 10% बोल सकती हूँ मैं, अबव 10%, तो अबव 10% अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो कहलाएगा FDI। क्या कहला जाएगा? FDI। सीधी सी बात है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ छोटी सी चीज़ है, FII क्या होता है, FDI क्या होता है, ये मैंने बताया। और अगर 10% तक का इन्वेस्टमेंट है तो FII में आएगा, 10% से ज़्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी तो FDI में आएगी। क्या कहलाएगा? वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट अभी तक हमने पढ़े ना, ये सभी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इक्विटी मार्केट के अंडर में आते हैं। किस में आते हैं? इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में इसके जरिए पैसा निकाला जाता है, ठीक है। अब बात आती है लोन की। किसकी? लोन की। ये तो हो गया भाई FDI FII क्या होता है। अब बात आती है लोन की, यानी कि डेब्ट की। किसकी? डेब्ट। अब अगर आपको लोन से पैसा आपने उठाया है, किससे उठाया है? लोन से पैसा उठाया है, तो एक चीज़ देखना कि जब आप लोन से पैसा उठाओगे, है ना, आपने लोन से जो पैसा उठाया है, तो आपको जब प्रॉफिट होगा, आप एक बात ध्यान रखना कि अगर कंपनी जो है, अगर आपने लोन से पैसा उठाया है और आपको राम को चाहिए XYZ कंपनी की स्थापना के लिए कितने रुपए? XYZ कंपनी राम ने बनाई भाई, उसको चाहिए कितने रुपए? 1000 करोड़ रुपए। और 1000 करोड़ में से भाई 500-600 करोड़ उसके पास थे, बचे 500 से 400 करोड़, तो उसने कहा कि भाई बाहर से ले लेंगे। अब अगर उसने तुमसे उधार लिया है, क्या कुछ उसने सोचा चलो 200 करोड़ का मैं लोन ले लेता हूँ और 300 करोड़ के शेयर जारी कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें है ना। अब अगर ऐसा होता है और अगर आपकी कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, तो एक बात ध्यान रखना कि जब प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले लोन चुकाया जाता है। क्या चुकाया जाता है? लोन चुकाया जाता है। उसके बाद शेयर होल्डर्स को उनका पैसा दिया जाएगा, ठीक है भाई। पहले आपके पास अगर पैसा आ रहा है प्रॉफिट का, तो आप पहले लोन चुकाओगे और लोन के बाद आपके पास पैसा बचेगा तो आप उसको प्रॉफिट जो है उसका इक्वल करोगे, उसको कितने कितने % के आप शेयर होल्डर हो कि, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कंपनी पहले जो है वो लोन चुकाती है। क्या करती है? लोन देती है ना। ये जो है रूल है, ठीक है। अब लोन देती है सबसे पहले कंपनी, लोन जो है वो चुकाती है। तो किस तरीके से लोन इशू होता है और किस तरीके से लोन कंपनी चुका सकती है, तो यहाँ पर ना एक हमने पढ़ा था डिबेंचर। क्या पढ़ा था? डिबेंचर। एक डिबेंचर के जरिए लोन लेता है और एक होते हैं बॉन्ड, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक बॉन्ड होते हैं और एक होते हैं डिबेंचर। तो अब डिबेंचर होते क्या हैं? तो बेसिकली हमने कमर्शियल पेपर पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? कमर्शियल पेपर। और कमर्शियल पेपर में हमने एक चीज़ पढ़ी है कि कमर्शियल पेपर कौन जारी करता है? जारी करता है कॉरपोरेट। कौन जारी करता है? कॉरपोरेट, मतलब जिसको ज़रूरत है पैसे की। अब मैं बताती हूँ डिबेंचर, ठीक है। अब देखना है डिबेंचर, ओके। अब देखो, हाँ देखो क्या था डिबेंचर क्या होते हैं।
राम को कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरत है कितने की, पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। वो गया किसके पास, बैंक के पास। किसके पास गया, बैंक के पास, ठीक है। वो गया बैंक के पास और उसने बैंक से क्या लिया लोन ले लिया, ठीक है। कितने का भाई, इतने का ले लिया, है ना। अब बैंक ने कहा ठीक है तुमको पैसे तुमको हम लोन दे देते हैं, ठीक है। अब तुम हमको कहना चाहिए वापस दोगे कि नहीं। कमर्शियल पेपर कौन, बैंक, और बैंक ने क्या किया, इसको मार्केट में ओपन कर दिया। क्या कर दिया, मार्केट, बैंक से नहीं लेगा, बैंक को बस, बैंक देखो, बैंक एक तरीके से मर्चेंट बैंक के पास जाते हैं कॉरपोरेटर्स, और बैंक जो होते हैं डील करते हैं बस, ठीक है। कमर्शियल पेपर से भी डील कौन कर रहे थे, बैंक कर रहे थे, और यहाँ पर भी डील कौन करेंगे, बैंक करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ डील करे उन्होंने ओपन मार्केट में, भाई बता दिया, इन सब चीज़ों को लॉन्च कर दिया कि भाई हाँ इतने पैसे की हमको ज़रूरत है। बैंक बताएगा कि हमको ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत किसको है, कंपनी को, ठीक है। अब लोगों ने इसको खरीद लिया, ठीक है, लोगों ने इसको खरीद लिया, ठीक है, पैसे का इंतज़ाम हो गया। अब बात आती है कि भाई जैसे कमर्शियल पेपर था, कमर्शियल पेपर कौन इशू कर रहा था, ये कंपनी, तो यहाँ डिबेंचर भी कौन इशू करेगा, कंपनी। डिबेंचर मतलब एक तरीके का पेपर है, ठीक है। डिबेंचर भी कौन इशू करेगा, कंपनी ने एक डिबेंचर इशू किया, कंपनी को क्या मिल गई, मनी, ठीक है, कंपनी को मिल गए पैसे, और कंपनी ने एक डिबेंचर इशू कर दिया, ठीक है। डिबेंचर मतलब एक पेपर इशू कर दिया जिस पर लिख दिया कि भाई इतने इतने समय तक हम तुम्हारा इतना इतना पैसा जो है वो रिटर्न कर देंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है कर दोगे, लेकिन फिर कमर्शियल पेपर और डिबेंचर में डिफरेंस क्या है मैडम, होते क्या है भाई, दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है, फिर एक ही तो चीज़ है, नहीं डिफरेंस है। क्यों, क्योंकि कमर्शियल पेपर जो है वो लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर का पेमेंट करते हैं। वहीं अगर मैं डिबेंचर की बात करूं तो डिबेंचर वो हैं वो मोर देन 1 ईयर की बात करते हैं। 1 साल से ज़्यादा के लिए कंपनी को पब्लिक से पैसा निकलवाना है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, डिबेंचर इशू करने। वो कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर इशू करेगी, तो बस इसको हम बोलते हैं डिबेंचर, ठीक है। ये कहलाता है क्या, डिबेंचर, है ना। तो इस तरीके से ये होता है डिबेंचर भाई, है ना। अब हमारे पास बचता है बॉन्ड, ठीक है। क्या, बॉन्ड, तो देखो बॉन्ड जो है डिबेंचर हमने पढ़ लिया, डिबेंचर क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या काम होते हैं, वो सब चीज़ें। बॉन्ड जो होता है एक तरीके का कहना चाहिए बंधन पत्र कह सकते हैं आप, वो एक तरीके का ऋण पत्र कह सकते हैं आप, इसको क्या कह सकते हैं, ऋण पत्र। ऋण पत्र पे भी कर्जे ही लिया जाता है, राइट, ऋण पत्र मतलब लोन, और डिबेंचर भी एक तरीके के क्या है, ऋण पत्र हैं। अगर आपके पास आता है क्वेश्चन कि बॉन्ड और डिबेंचर क्या है, तो एक तरीके के ऋण पत्र हैं, वो क्या है, ऋण पत्र कहते हो आप इनको, ठीक है। वहाँ से वहाँ बैंक से इशू हो रहा है, बैंक कर रहा है पब्लिक को, फिर ये डिबेंचर दे रहे हैं, वो कमर्शियल पेपर तरह की प्रोसेस वैसी चल रही है, ठीक है। लेकिन 1 साल से कम के लिए कमर्शियल पेपर और 1 साल से ज़्यादा के लिए डिबेंचर, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। अब बात आती है बॉन्ड्स की, ठीक है। ये हम डायरेक्ट पब्लिक से काम करवाते हैं, इसमें क्या, हम डायरेक्ट पब्लिक के पास जा सकते हैं, इसके लिए हम डायरेक्ट किसी बड़े इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं, ये करवाता है बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड जो है, बॉन्ड के टाइप होते हैं, बॉन्ड के टाइप होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड इशू करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पैसे की ज़रूरत या तो कॉरपोरेटर को रहेगी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रहेगी, ठीक है। आप या हमको जो है सिर्फ शेयर खरीदते हैं, है ना, तो पैसे की ज़रूरत किसको है भाई, कॉरपोरेटर्स को ज़रूरत है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इशूअर्स, क्या, इशू करने वालों के आधार पर कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, एक तो कॉरपोरेट बॉन्ड हो गया, एक हो गया गवर्नमेंट बॉन्ड। तो जो कॉरपोरेट बॉन्ड होता है वो एक प्राइवेट बॉन्ड होता है, कैसा बॉन्ड होता है, प्राइवेट बॉन्ड। दूसरी चीज़ कि जब कॉरपोरेट बॉन्ड इशू होता है ना, तो उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, और आपको इसमें कूपन भी ज़्यादा मिलता है। कूपन का सीधा सा मतलब समझ लेना, इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ही है, ये इंटरेस्ट ही है एक तरीके का, ठीक है। अब
कॉर्पोरेट बॉन्ड, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड कौन इशू कर रहा है, कोई कॉर्पोरेटर इशू कर रहा है, कॉर्पोरेटर ने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किया, इस पर रिस्क हाई होता है लेकिन इस पर रिटर्न भी हाई मिलता है। आपने म्यूचुअल फंड और एसआईपी में ये डिफरेंस देखा होगा कि भाई एसआईपी में जो पैसा लगाता है वो रिस्क, आप इन दोनों में से प्रॉफिट की हम बात करें तो किस में ज़्यादा होगा, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा प्रॉफिट होता है लेकिन लॉस होने के भी पूरे चांसेस होते हैं। बट एसआईपी जो है उसमें प्रॉफिट भले ही कम होगा लेकिन ये सिक्योर्ड होता है। कैसा होता है, सिक्योर्ड। तो वही है गवर्नमेंट बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड जिसको हम बोलते हैं गिल्ट एज बॉन्ड, क्या बोलेंगे इसको, गिल्ट एज बॉन्ड। तो गिल्ट एज बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड हम इसको बोलेंगे। और ये जो बॉन्ड है गवर्नमेंट बॉन्ड, उसमें रिस्क कम होता है, पूरी तरीके से सिक्योर होता है, लेकिन रिटर्न जो है यानी कि जो आपको कूपन है ना, वो आपका लो होता है। इसमें क्या कूपन लो होता है, कम कूपन पे मिलता है ये जो बॉन्ड है आपको, ठीक है ना, ऐसी बात इसमें होती है, ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड, ये तो होगा इशू करने वालों के आधार पर। अब हम बात करें प्रायोरिटी बेस पे, किसके बेस पे, प्रायोरिटी के बेसिस पे। तो देखो दो चीज़ें होती हैं, राम ने एक कंपनी इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है, राम ने एक कंपनी इस्टेब्लिश कर ली जिसका नाम है ABC, ठीक है, ठीक, कहाँ चली गई भाई, लॉस हो गया कंपनी को, क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसने क्या लिया था, बॉन्ड इशू किए थे उसने, क्या किए थे, बॉन्ड इशू किए थे उसने, है ना। अब उसको लॉस हो गया, कंपनी लॉस में चली गई, तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, आपने कौन सा बॉन्ड लिया है इस पर डिपेंड करेगा कि आपको पैसा कितना मिलेगा। एक बॉन्ड होता है सीनियर बॉन्ड, ठीक है, और एक बॉन्ड होता है सबऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है, सीनियर बॉन्ड और सबऑर्डिनेट बॉन्ड, दो बॉन्ड होते हैं। सीनियर बॉन्ड जो होता है उसको पैसा पहले, उस सीनियर बॉन्ड रखने वाले पर्सन को पहले पैसा मिलता है, ठीक है, याद रखना, जो व्यक्ति सीनियर बॉन्ड रखता है उसको पहले पैसा मिलता है। इन केसेस ऑफ लॉस, कंपनी अगर किसी तरीके से बैंकरप्ट हो जाती है ना, आप बोल सकते हो कि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, तो इस सिचुएशन में सीनियर वाले को पहले पैसा मिलेगा और सबऑर्डिनेट वाले को बाद में पैसा मिलता है। मतलब जिसने सीनियर बॉन्ड रखा है, ठीक है, जिसने सीनियर बॉन्ड रखा है उसको पहले पैसा दिया जाएगा, उसका पेमेंट पहले किया जाएगा, ठीक है, और जिसने सबऑर्डिनेट बॉन्ड रखा है उसकी पेमेंट बाद में की जाएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, ये महंगे होते होंगे, ये सस्ते होते होंगे, इस पर इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता होगा, इस पर इंटरेस्ट थोड़ा कम होता होगा, है ना, ठीक है, यही चीज़ है। तभी तो इसमें इसको पहले पैसा मिल रहा है और इसको बाद में मिल रहा है ना, तो उस हिसाब से इसको उतनी सुविधाएं भी मिली होंगी, राइट, है ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, किसके बेसिस पर, प्रायोरिटी के बेसिस पर। ये हमने क्या पढ़ लिया, प्रायोरिटी के बेसिस पर बॉन्ड के टाइप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। मतलब प्रायोरिटी हम किसको देंगे, तो सीनियर बॉन्ड धारकों को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, सबऑर्डिनेट को नहीं। अब नेक्स्ट की मैं बात करूं तो कूपन रेट बेस, क्या कूपन रेट के बेसिस पर कितने टाइप के होते हैं बॉन्ड। तो देखो बेसिकली रेटिंग एजेंसीज होती हैं, इसमें एक बात याद रखना, किसी भी शेयर को रेट करने के लिए कुछ रेटिंग एजेंसीज होती हैं। रेटिंग एजेंसीज के ज़रिए भाई हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस कंपनी में कहना चाहिए किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, राइट। अब कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, उसको इंडियन किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो वो किसी रेटिंग एजेंसी के पास जाकर ही देखेगा कि किसकी रेटिंग कितनी है, ठीक है। आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है, आप कोई ऐप कब डाउनलोड करोगे, जब आप ये देखोगे कि भाई किस ऐप की रेटिंग कितनी है, ठीक है। रेटिंग अगर अच्छी है तो आप डाउनलोड करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे, है ना। बस वही चीज़ है इसमें भी। तो ये भी क्या करेंगे, रेटिंग के हिसाब से। तो रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं, रेट करती हैं शेयर को कि किसका शेयर कितना अच्छा है, ठीक है, उस हिसाब से काम करती है रेटिंग एजेंसीज। तो उसके बेसिस पर क्या होता है कि कुछ शेयर जो हैं वो जारी किए वो खरीदे जाते हैं, मतलब कुछ बॉन्ड हैं जो आते हैं। तो उसमें मैं बात करूं फिक्स्ड कूपन बॉन्ड रेट, फिक्स्ड इनकम कूपन रेट। क्या फिक्स्ड इनकम कूपन रेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपका इंटरेस्ट जो है वो फिक्स रहता है। कूपन का मतलब सिंपल समझना, देखो कूपन का मतलब सिंपल समझना कि भाई 100 रुपये आपने लिए, ए ने लिए बी से कितने रुपए, 100 रुपये। ए ने बी से 100 रुपये लिए, बी ने ए को कितने रुपए दिए, 100 रुपये दिए। अब
उसने कहा कि भाई 5 साल बाद मैं तुमको 105 रुपये वापस करूंगा, तो 5% इंटरेस्ट की बात हो गई, ठीक है ना। ये क्या कहला गया, इंटरेस्ट। वहीं मैं बात करूं कूपन की, तो कूपन में क्या होता है कि भाई ये 100 रुपीज़ नहीं, 100 रुपीज़ का हम इशू करेंगे तुमको, लेकिन हम तुमको सिर्फ 95 रुपीज़ देने की ज़रूरत है। 95 रुपीज़ दो, अपना नोट यानी कि बॉन्ड लेकर जाओ, और जब तुम वापस आओगे तो तुमको मिलेंगे 100 रुपीज़। तो यहाँ भी आपको 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है और यहाँ भी 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, दोनों ही सिचुएशन है। लेकिन जब बढ़ के मिल रहा है तो इंटरेस्ट, और यहाँ पे भी बढ़ के ही मिल रहा है, लेकिन आप अगर मूल कीमत से कम में खरीद रहे हैं तो वो हो गया कूपन, ठीक है। आ गया ना समझ में, ये है कूपन। तो यहाँ पर कूपन फिक्स रहता है। क्या आपने बॉन्ड जारी करवाया, बॉन्ड जारी होने के बाद उन्होंने कहा भाई 5% का हम कूपन देंगे तुमको, तो उन्होंने कहा ठीक है 5% का दोगे। तो जब आप मैच्योरिटी डेट पर जाकर बॉन्ड इशू करवाओगे, सॉरी पैसे निकलवाओगे बॉन्ड देकर, तो वो आपको 5% रेट से ही देगा। यहाँ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा उसका अमाउंट। वही मैं बात करूँ फ्लोटर बॉन्ड की, तो फ्लोटर बॉन्ड में क्या होगा, एक संस्था होती है मिबोर, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिबोर। ये एक रेटिंग एजेंसी है। क्या है, रेटिंग एजेंसी। मिबोर मतलब मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। क्या, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। तो ये जो मिबोर है ना, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, ये क्या काम करती है कि रेट करती है शेयर्स को। क्या करती है, रेट करती है, और उसी की रेटिंग के हिसाब से शेयर्स की कीमत बढ़ती है और शेयर्स की कीमत कम होती है, ठीक है। उसी हिसाब से आपको क्या है, आपके जो बॉन्ड का जो रेट है वो कम हो जाएगा। आपने खरीदा रिलायंस का बॉन्ड, वो आज 5% पर आपने खरीद लिया, आगे जाके उसकी कीमत बढ़कर 8% हो गई, ठीक है। तो 8% हो गई तो आपको 8% पर ही मैच्योरिटी डेट पर उसका अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं अगर कम हो गई, क्या कि वहीं अगर 4% रह गई, तो आपको 4% पे ही मैच्योरिटी डेट पे पैसा मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लोटर बॉन्ड। वहीं बात करूं इनवर्स फ्लोटर बॉन्ड, इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है। अगर फ्लोटर बॉन्ड में अगर वृद्धि हो रही है, मतलब कि आज है 6% का, आगे बढ़ के हो गया 8% का, तो 2% यहाँ बढ़ा, लेकिन आपको यहाँ 2% कम में मिलेगा। क्या, शेयर जो बॉन्ड है मैच्योरिटी पे, क्योंकि यहाँ 2% बढ़ा है, तो इनवर्स का मतलब क्या है, घटना। इनवर्स का मतलब क्या है, उल्टा हो जाना, है ना। तो यहाँ पे मिबोर के अनुसार उसने बढ़ा दिया है, लेकिन अगर मिबोर ने जितना बढ़ाया है उतना कम कर दो इसको, मतलब ये 6 के बाद 4% ही रह जाएगा, तो आपको मिलेगा 4% रेट पर, ठीक है। आपने खरीदा है 6% पर, है ना। वहीं अगर बात करूं कि 4% रह जाए, ठीक है, 4% रह जाए, तो आपको वो मिल जाएगा 8% रेट पर। क्यों, क्योंकि 2 बढ़ जाएगा, है ना। ये होता है इनवर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करूं जीरो कूपन बॉन्ड, तो ये हमने कल ही समझा था। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड जो है उसमें आपको किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना रेट है उसी रेट पर मिलेगा। जीरो कूपन बॉन्ड मतलब ये है कि भाई 100 का है तो 96 रुपीज़ में इशू होगा और 4 रुपये बढ़ के आपको मिल जाएगा। इसको हम कहेंगे जीरो कूपन बॉन्ड। क्या कहेंगे, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है, ओके, है ना। ये जो मैंने अभी यहाँ समझाया ये जीरो कूपन बॉन्ड ही था, है ना, ठीक है, ओके। ये हो गया जीरो कूपन बॉन्ड। ये किसके आधार पर हो गए, कूपन रेट के बेस पर। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब क्या होता है भाई, रिडम्पशन मतलब रिडम करना, मतलब उसको पैसा लेना, ठीक है। रिडम करना मतलब भाई पैसा लेना। तो 2 चीज़ें हैं, एक है कॉलेबल, एक है पुटेबल। तो कॉलेबल मतलब क्या होता है कि जिसको हमने उधार दिया है वो व्यक्ति कभी भी मैच्योरिटी से पहले ही वापस कर सकता है उधार। मतलब कि देखो भाई क्यों वापस करेगा, अब राम ने अपनी कंपनी के लिए श्याम से कितने रुपए लिए, 500 करोड़ रुपए लिए, ठीक है। और इसका उसने एक बॉन्ड बना दिया कि भाई मैंने लिया है, मैच्योरिटी है 5 साल 6 साल जितने भी साल की, ठीक है, 5 साल की मान लो, ठीक है, 5 साल की मैच्योरिटी पर लिए कि भाई 5 साल हो जाएंगे जब मैं दे दूंगा, ठीक है। उन्होंने कहा चलो ठीक है ना। अब अगर राम ने श्याम को इतना दिया, इतनी मैच्योरिटी पर दिए, तो उसको इतने पर ही देना चाहिए। बट अगर बॉन्ड कॉलेबल बॉन्ड है तो राम के पास राइट है क्या, कि वो समय पूरा होने से पहले ही जाकर उसको पैसे दे देगा। अब क्यों दे देगा भाई, इंटरेस्ट रेट इसने कितना लगाया, 5%, और अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट
2 साल बाद मार्केट का इंटरेस्ट रेट कितना गिर गया, 2% पे गिर गया। तो उसने कहा भाई मार्केट में मैं और कम इंटरेस्ट पे पैसा उठा सकता हूँ, अभी तो मार्केट में कम इंटरेस्ट पे पैसा मिल रहा है, फिर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों पे करूँ इसको, सीधी बात है ना, क्यों पे करना है ज़्यादा इंटरेस्ट। तो यही कारण है कि उसने श्याम को पैसे वापस कर दिए कि भाई तू अपना रख, मैंने जितने लिए था उतना मैं तुझे दे रहा हूँ मैच्योरिटी डेट से पहले, ठीक है, इससे कम इंटरेस्ट में मैं दूसरा बॉन्ड खरीद लूँगा, ठीक है। बात ऐसी हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि लोग जो है समय से पहले वापस कर देते हैं कॉलेबल में। अगर बात करूं पुटेबल में, तो पुटेबल में क्या होता है कि मैच्योरिटी से पहले ये इसको पैसे दे देगा, कौन, जो बॉन्ड होल्डर होगा उसके पास राइट होता है कि वो मैच्योरिटी से पहले कभी भी पैसे मांग सकता है। अब रिलायंस कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट में राम ने लगाए थे कितने रुपए, 100 करोड़ रुपीस, तो अब ये मैच्योरिटी डेट से पहले भी इससे मांग सकता है। अब पैसे मांगेगा क्यों, पैसे मांगेगा क्यों, क्योंकि भाई देखो 5% पर इसने लिया था, ठीक है, अभी मार्केट रेट चल रहा है 8%, ठीक है, तो ये उससे बोलेगा भैया तू मेरे को मेरे पैसे दे, मैं किसी और कंपनी में ले जाके लगा दूंगा, अभी 8% रेट चल रहा है तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा यानी ज़्यादा कूपन मिलेगी मुझे, ठीक है। तो बेहतर यही होगा कि तू एक काम कर, तू मेरे पैसे मुझे दे दे, तो मैं अभी जाके और कहीं और लगा दूंगा इसको और इतना % रेट ले लूँगा, ठीक है। इसीलिए लोग ऐसा काम करते हैं, क्या कि मैच्योरिटी से पहले ही। तो राइट किसके पास है, यहाँ पर बोरोअर के पास है, यानी कि उस कंपनी के पास है कि वो कभी भी जाके वापस कर सकती, कॉलेबल में। और पुटेबल में राइट किसके पास है, पुटेबल में राइट बॉन्ड होल्डर के पास है, जिसने बॉन्ड लिया है, राइट है ना, वो कंपनी से जाके कभी भी पैसे मांग सकता है। और एक लास्ट होता है जिसको हम बोलते हैं परपेचुअल। परपेचुअल बॉन्ड जो होते हैं, परपेचुअल बॉन्ड की कोई भी मैच्योरिटी डेट नहीं होती, मतलब दे डू नॉट हैव मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट नहीं होने के कारण क्या होता है कि ये आपने खरीद लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगे आपके यहाँ, आप, आपका बेटा, उसका बेटा, है ना, और इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा, क्या मिलता रहेगा, इंटरेस्ट मिलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, आपने खरीद लिया परपेचुअल बॉन्ड जो है आपने खरीद लिया, मान लो आपने रिलायंस का खरीद लिया, तो रिलायंस का अगर आपके दादाजी ने खरीद लिया और उनको इंटरेस्ट मिल रहा है और कंपनी अभी कोलैप्स नहीं हुई, कंपनी अच्छी तरीके से चल रही है, जैसी भी चल रही है, तो ज़िंदगी भर बैठ के उनने इंटरेस्ट लिया, ज़िंदगी भर आप इंटरेस्ट लो और किसी और को दिलाओ, है ना, तो ये हो जाता है इंटरेस्ट। मतलब आपके बेटे भी ले लेंगे अगर कंपनी जिंदा रही तो, ठीक है, और अगर कंपनी गिर गई तो फिर आपका पैसा गया, मतलब आपका पैसा ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आता, बट इंटरेस्ट इतना ज़्यादा आता है कि अगर कंपनी स्टेबल हो जाती है तो आपकी पीढ़ियाँ भी उस इंटरेस्ट को ले सकती हैं। इतना होता है इसमें, किसमें, परपेचुअल बॉन्ड में, ठीक है। तो इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, मतलब कि ये आप कभी भंजा, मतलब कहना चाहिए ये आप कभी इससे पैसे नहीं निकलवा सकते, बट हाँ इससे इंटरेस्ट आप ज़रूर क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी सारा देखा, ठीक है, ओके, बॉन्ड देख लिए, कौन सी चीज़ क्या होती है, कैसे काम करती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ओके, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट होने थे वो हमने सारे देख लिए, और कैपिटल मार्केट जो है यहाँ पर दी एंड होता है, ठीक है, ओके। कैपिटल मार्केट जो है हमारा एक टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया कैपिटल मार्केट का, ठीक है। तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट के दोनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब कल जब हम मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट न्यू टॉपिक, ओके, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।